अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बेसिक वेब लेआउट्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम HTML टेबल को यूज़ करते हुए एक बेसिक सा वेब लेआउट बिल्ड करेंगे और फिर उसी लेआउट को हम div के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसके बाद आपको HTML5 के कुछ सिमेंटिक टैग्स का एक ओवरव्यू दिया जाएगा और आप एक असाइनमेंट के तौर पे उसी वेब बेस्ड लेआउट को सिमेंटिक टैग्स के अंदर री इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक वेब पेज के स्ट्रक्चर से। आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक्सटेंशन के साथ और उसमें ये कोड आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। जब आप ये कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और एक फ़ाइल स्टोर कर देंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से, तो इस फाइल पे डबल क्लिक करने से आपको ब्राउज़र में ये विजिबल कंटेंट ऑफ अ वेब पेज गोज़ हियर विजिबल हो जाएगा। तो आप इस तरह से एक बेसिक वेब पेज बिल्ड कर सकते हैं। हम इस कोड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लोर करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो डॉक टाइप HTML यूज़ होता है ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि आप HTML5 के अंदर वेब पेज बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हैं HTML के। तो अगर हम सिर्फ डॉक टाइप में HTML लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि हमने जो अपना HTML का कोड लिखा है वो HTML के वर्जन 5 में लिखा है। तो ये स्टार्ट में मेंशन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप HTML का टैग लिखते हैं जो कि कंप्लीट वेब पेज को रेफ़र कर रहा होता है। जैसे इधर आप देख सकते हैं कि हमने HTML टैग को ओपन किया है और इसे क्लोज़ कर रहे हैं। तो आपके वेब पेज का सारा कंटेंट इस ओपनिंग और क्लोजिंग HTML टैग के बिटवीन आएगा। इसके बाद आप हेड का टैग यूज़ करते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने डिस्प्ले नहीं करनी। जैसे इधर हम हेड का टैग यूज़ कर रहे हैं करैक्टर सेट डिफ़ाइन करने के लिए। करैक्टर सेट UTF-8 का मतलब है कि हमने ये जो वेब पेज में कंटेंट ऐड करना है वो UTF-8 के अंदर इनकोडेड है। ये एक इनकोडिंग स्कीम है। अगर आप इंग्लिश बेस्ड टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं वेब पेजेस में तो फिर सबसे बेटर अप्रोच UTF-8 है। लेकिन अगर आपने कोई और लैंग्वेज यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल आप उर्दू का कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप करैक्टर सेट में यूनिकोड डिफ़ाइन करेंगे जो कि एक इनकोडिंग स्कीम है यूनिवर्सल कोड के लिए। और इसमें आप किसी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अरेबिक या चाइनीज़ वगैरह अगर आपने ऐड करनी है वेब पेज में तो फिर आप यूनिकोड की इनकोडिंग यूज़ करेंगे। बॉडी का टैग यूज़ होता है उस सारे विजिबल कंटेंट के लिए जो आप ब्राउज़र में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। जैसे करंटली हम एक पैराग्राफ को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो हमने उसके लिए बॉडी का टैग यूज़ किया। तो बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान आप वो सारा कंटेंट राइट करेंगे जो आप ब्राउज़र के अंदर यूज़र को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो इस बेसिक वेब पेज के स्ट्रक्चर के बाद हम मूव करते हैं HTML टेबल पे। तो HTML टेबल में ये बिल्कुल एक बेसिक से एग्जांपल गिवन है। आप पहले टेबल का टैग स्टार्ट करते हैं। अगर आप बॉर्डर 1 पिक्सल नहीं डिफ़ाइन करेंगे तो ये विदाउट बॉर्डर बिल्ड होगा। अभी हमने स्पेसिफाई किया हुआ है तो इधर बॉर्डर अपीयर हो रहा है। इसके बाद आप TR के टैग के थ्रू टेबल रोज़ बिल्ड करते हैं और इसके अलावा हमारे पास TH और TD के टैग्स होते हैं। TH का टैग टेबल हेडिंग के लिए, ये हम फर्स्ट रो में यूज़ करते हैं और इसकी वजह से हमारा टेक्स्ट बोल्ड भी हो जाता है और सेंटर में अलाइन भी हो जाता है। इसके अलावा TD का टैग हम बाकी तमाम रोज़ में यूज़ करेंगे। जैसे अभी आप 3, 4, 5, 6 के लिए देख रहे हैं कि हमने TD का टैग यूज़ किया है। आप इस कोड को खुद से एडिट भी कर सकते हैं। एडिट ऑन कोड पेन पे आप क्लिक करेंगे तो ये कोड पेन पे एडिटेबल फॉर्म में ओपन हो जाएगा। अगर आप इसका बॉर्डर रिमूव करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि इधर बॉर्डर विजिबल नहीं है। और अगर हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो हम 1 पिक्सल से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 पिक्सल ऐड करेंगे तो ज़्यादा विड्थ के साथ इधर बॉर्डर अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। जो कोड लिखा हुआ है वो कोड पेन में एडिटेबल फॉर्म में अवेलेबल है। हम वापस कोड पे आते हैं
और इसमें ये तमाम टैग्स को वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया है कि टेबल आप ओवरऑल ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर कंप्लीट बिल्ड करेंगे। टी आर का टैग आप रोज़ के लिए क्रिएट यूज़ करेंगे, टी एच का टैग हेडिंग्स के लिए, और टी डी का टैग जो फर्स्ट रो के अलावा जितनी भी रोज़ हैं उनमें कॉलम्स क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं हमें HTML टेबल में, जैसे बॉर्डर का एट्रीब्यूट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसके अलावा हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट हैं। हाइट का एट्रीब्यूट आप सिर्फ टी आर के टैग पे यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह जो विड्थ का एट्रीब्यूट है वो सिर्फ टी डी के टैग पे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास रो स्पैन और कॉल स्पैन है। रो स्पैन टी डी के ऊपर यूज़ करेंगे, और लेकिन मल्टीपल रोज़ में एक ही सेल को एक्सपेंड करने के लिए आप यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास ये जो 6 टेक्स्ट के साथ एक सेल है, उसको हम 2 रोज़ की स्पेस एलोकेट करना चाह रहे हैं, तो हमने इधर रो स्पैन 2 लिख दिया। अब ये अपने से नीचे वाली रो को भी ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके बाद हम कॉल स्पैन पे आएंगे, और कॉल स्पैन आप यूज़ करते हैं जब आपने एक से ज़्यादा कॉलम्स की स्पेस किसी सेल को असाइन करनी होती है। तो इधर आप देख सकते हैं कि जो 8 टेक्स्ट के साथ हमारे पास सेल है उसको हम कॉल स्पैन 2 असाइन कर रहे हैं, विच मीन्स के हम इसको 2 कॉलम्स की स्पेस में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो आप इनको कोड पेन पे एडिट करके खुद भी चेक कर सकते हैं कि ये कोड्स कैसे बिहेव करते हैं। और इधर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो हर एक रो में इक्वल होने चाहिए। एक टेबल की रो में, एक टेबल की जितनी भी रोज़ हैं उन तमाम रोज़ में आपके जितने भी कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे फर्स्ट रो में हमने 3 कॉलम्स लिए हैं, तो सेकंड में भी 3 है, और थर्ड में ऑल्दो हम 2 कॉलम्स ले रहे हैं लेकिन उनमें से एक कॉलम को हम 2 कॉलम्स के इक्वल स्पेस एलोकेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि थर्ड रो में भी हमारे पास टोटल जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं। तो इस तरह से आप जो भी टेबल बिल्ड करेंगे HTML में, उस टेबल की तमाम रोज़ में जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। इसके बाद अब हम इसी टेबल को यूज़ करते हुए एक बेसिक सा वेब लेआउट बिल्ड कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल है। हमने सिंपली ये किया है कि जो टेबल रो है उसको हमने हाइट असाइन की है 70 पिक्सल। तो जो फर्स्ट हमारी रो है वो 70 पिक्सल्स पे की हाइट को ऑक्यूपाई कर रही है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट रो में टी डी के टैग्स यूज़ किए हैं। इट मीन्स के जो टी एच के टैग्स हैं वो कंपलसरी नहीं है बल्कि ऑप्शनल हैं। तो इसके बाद हम अगर सेकंड रो पे आएँ तो इसको हमने 300 पिक्सल्स की हाइट असाइन की है, और इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो 80 पिक्सल्स का है, और जो लास्ट कॉलम है वो भी 80 पिक्सल्स का है, और सेंटर में हमने 200 पिक्सल्स का कॉलम लिया है। और थर्ड रो में हमारे पास एक ही कॉलम है जिसको हमने कोल स्पैन 3 के थ्रू स्ट्रेच कर दिया 3 कॉलम्स की स्पेस में। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास किसी भी कॉलम की विड्थ सारी रोज़ में सेम होगी। इट मीन्स कि अगर हमने फर्स्ट कॉलम को 80 पिक्सल्स असाइन कर दी है विड्थ, तो अब हम किसी और रो में इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे ये 3 पे 80 पिक्सल्स असाइन हो चुकी है तो 1 पे भी 80 पिक्सल ही असाइन होगी। तो आप ये नहीं कर सकते कि एक टेबल के जो कॉलम्स हैं उनको डिफरेंट विड्थ असाइन कर सकें। तो इसीलिए ये एक बेटर अप्रोच होती है कि जिस रो में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं, आप उस रो के कॉलम्स को विड्थ असाइन करते हैं। जैसे अभी हमारे पास फर्स्ट रो में 2 कॉलम्स थे, थर्ड में 1 था, और सेकंड वन में हमारे पास 3 कॉलम्स थे। तो हमने क्या किया कि जो सेकंड रो है उसके कॉलम्स को विड्थ असाइन किए। तो इस तरह से हम HTML टेबल को यूज़ करके बहुत इजीली एक बेसिक सा वेब लेआउट बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अर्ली एरा में यूज़ होता था जब अभी वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट था। अब हम टेबल्स को
वेब लेआउट्स बिल्ड करने के लिए यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए था कि आपको टेबल का यूज़ भी आ जाए और बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड भी आपको पता चल जाए जिसके थ्रू आप लेआउट बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं क्योंकि टेबल इसलिए नहीं बना हुआ। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली हम टेबल के अलावा कैसे बिल्ड कर सकते हैं लेआउट्स, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमें एक्सप्लोर करना होगा, जैसे कि यूज़र एजेंट और कस्टम स्टाइल्स का डिफरेंस। तो यूज़र एजेंट हम बोलते हैं ब्राउज़र को, और इसका दूसरा नेम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट भी है। ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट या यूज़र एजेंट स्टाइल्स वो स्टाइल्स होते हैं जो ब्राउज़र्स ने बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिफाई किए होते हैं एलिमेंट्स के अगेंस्ट। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो बैकग्राउंड अपीयर हो रहा है वो वाइट कलर का है। तो एक्चुअली ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि अगर आप कोई भी बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई नहीं करते तो बैकग्राउंड वाइट कलर में आएगा। अब मोज़िला, गूगल और सफारी इन तीनों के अगेंस्ट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो इन लिंक्स पे अवेलेबल हैं, आप इनको विज़िट करके देख सकते हैं। तो जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है ये आप यूज़ करते हैं जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग्स हैं या यूज़र एजेंट के स्टाइल्स हैं उनको ओवरराइड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी सेल का बैकग्राउंड कलर मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो वो हम स्टाइल के एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं। और आप ये चीज़ खुद से एक्सरसाइज के तौर पे करके देख सकते हैं। अगर हम इसको एडिट ऑन कोड पेन करें तो आप देखेंगे कि अगर मैं किसी भी सेल में स्टाइल के थ्रू बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करता हूँ तो स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड ग्रीन, आप देखेंगे कि इस सेल का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं किसी रो पे बैकग्राउंड कलर असाइन करता हूँ, स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड ग्रे, तो आप देखेंगे कि पूरी जो फर्स्ट रो थी हमारी उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया हमने। अब इसमें सिंटेक्स आपने याद रखना है, ये एक्चुअली हम CSS प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं, बहुत सिंपल सिंटेक्स है। आप प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखेंगे और उन दोनों के दरमियान आपने कोलन साइन यूज़ करना है और प्रॉपर्टी की वैल्यू के एंड पे सेमी कोलन। तो ये कुछ इस तरह से है कि पहले आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर आप कोलन लिखेंगे, उसके बाद आप वैल्यू लिखेंगे और सेमी कोलन। तो ये एक बेसिक CSS सिंटैक्स है कोई भी प्रॉपर्टी लिखने का। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली ये है कि आपने ये देखना है कि एक्चुअली जो वेब पेज है वो 2D में नहीं बिल्ड होता बल्कि 3D में बिल्ड होता है। आपको नज़र ये 2D में आता है जिसमें कि ये जो पॉइंट है आपके पास ये ओरिजिन कंसिडर होता है। इस पॉइंट पे x और y एक्सिस की वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। अगर आप इस पॉइंट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो x एक्सिस की वैल्यू ग्रो करती है, और अगर आप इस पॉइंट से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो y एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। और इवन आप ब्राउज़र से बाहर भी मूव कर सकते हैं माइनस में वैल्यूज़ देके। अगर आप माइनस x एक्सिस की वैल्यू कर देंगे तो फिर आपका एलिमेंट ब्राउज़र से टॉप की तरफ बाहर चला जाएगा। इसी तरह अगर आप वाई एक्सिस की वैल्यू माइनस में दे देंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे ब्राउज़र से बाहर जाएगा। तो ये चीज़ हम फर्दर कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका वेब पेज देखने में तो 2D में नज़र आ रहा है लेकिन एक्चुअली ये 3D में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सेस होता है जिसको हम Z एक्सेस बोलते हैं। और Z एक्सेस में मल्टीपल एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम इसी टेबल की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें हमारे पास अगर हम बॉडी पे जाके एक बैकग्राउंड कलर असाइन करें, स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर लाइक रेड, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल जो वेब पेज है उस पे रेड कलर आ चुका है। अब ये एक Z एक्सिस में ऐसी लेयर है जो कि
टेबल की लेयर से पीछे है, और टेबल की लेयर बॉडी की लेयर के तो ऊपर है लेकिन टेबल रो की लेयर के पीछे है। तो इट मीन्स कि हमारे पास सबसे पहले एक HTML की लेयर आती है, उसके बाद सेकंड पे ये बॉडी की लेयर आ रही है, थर्ड पे टेबल की लेयर आएगी, और टेबल को भी हम बैकग्राउंड कलर असाइन कर सकते हैं, स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड। तो हमारे पास जो टेबल है इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया है, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो बॉडी की लेयर का कलर है वो रेड है, उसके ऊपर एक लेयर आ रही है टेबल की जिसका कलर वाइट है, उसके ऊपर एक लेयर आ रही है टेबल रो की जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है, और उसके ऊपर एक फोर्थ लेयर आ रही है जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। तो इस तरह से आपके पास जो वेब पेज है वो 3D में बिल्ड हो रहा है, वो 2D में नज़र आ रहा है लेकिन बिल्ड वो 2D में नहीं हो रहा, बल्कि बिल्ड वो 3D में हो रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है 3D में लेयर्स की स्टैकिंग का, ये आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम पोजीशनिंग स्कीम्स देखते हैं ब्राउज़र की। तो तीन बेसिक स्कीम्स हैं जो फॉलो होती हैं। एक तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो है जो कि अभी तक आप देखते आ रहे हैं। इसके बाद फ्लोट्स आते हैं, अभी हम फ्लोट्स कवर करेंगे इससे वेरी नेक्स्ट सेक्शन में। और इसके बाद पोजीशनिंग की स्कीम है जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो हमने टेबल बेस्ड लेआउट कभी बिल्ड किया था वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो पे बेस कर रहा है, और अभी हम डिव बेस्ड लेआउट बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि फ्लोट्स की स्कीम को यूज़ करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डिव बेस्ड लेआउट को। ये एग्जैक्टली वही लेआउट है जो भी हमने टेबल में बिल्ड किया था, लेकिन अब हम टेबल की जगह डिव्स को ले आए हैं। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कोड पेन पे, और इसके लिए आपको थोड़ी इसकी विड्थ एडजस्ट करनी होगी। सो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने सेल्स थे HTML टेबल में उतनी हमने डिवीजन्स क्रिएट कर दी हैं डिव के टैग के थ्रू, और इनमें से हर एक डिव का टैग एक सेल को रिप्लेस कर रहा है। जो सबसे पहला डिफरेंस आपको इधर क्लियर हो रहा होगा वो ये है कि अब डिफरेंट कॉलम्स डिफरेंट विड्थ ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे टेबल के लेआउट में हमने देखा था कि आपके पास जो सेम कॉलम के सेल्स हैं वो सेम विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे, जबकि इधर आप देख सकते हैं कि 1 और 3 ये दोनों सेम कॉलम में फॉल करते हैं लेकिन इन दोनों की विड्थ डिफरेंट है। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जब आप डिव बेस्ड लेआउट्स में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप हर एक डिव को इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं, इंडिविजुअली प्लेस कर सकते हैं। सो इसमें सारे डिव्स में सेम यही अप्रोच यूज़ की गई है कि पहले एक बैकग्राउंड कलर असाइन किया गया, उसके बाद विड्थ असाइन की गई है, और उसके बाद हाइट असाइन की गई है। इसके अलावा आपको एक फ्लोट की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है जो कि हम इससे नेक्स्ट में देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। और बाकी जो रिमेनिंग कोड है वो होपफुली आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम जस्ट इतना कर रहे हैं कि हर एक डिव को एक बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, कुछ विड्थ असाइन कर रहे हैं और कुछ हाइट असाइन कर रहे हैं। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में जिसमें हम देखेंगे कि फ्लोट का एक्चुअली रोल क्या होता है। तो फ्लोट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोट एक्चुअली एक्स एक्सिस में एलिमेंट्स के जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से एक्स एक्सिस में एलिमेंट्स को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं अगर आप फ्लोट यूज़ करते हैं। और इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक टू डिफरेंट पोजीशनिंग स्कीम्स का है कि अगर हम फ्लोट यूज़ करते हैं
तो आप एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं फ्लोटिंग लेयर के थ्रू। बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट फ़्लो है, उसमें जितनी भी लेयर्स हैं, वो ब्राउज़र खुद बिल्ड करता है, खुद ही कंट्रोल करता है और वो उसी सीक्वेंस में आ रही होती हैं, जिस सीक्वेंस में आपने एचटीएमएल का कोड लिखा होता है। लेकिन जो फ्लोटिंग लेयर है, जैसे इसका नेम बता रहा है, कि फ्लोटिंग लेयर सारी एग्ज़िस्टिंग लेयर्स के ऊपर फ्लोट करती है। तो जो डॉक्यूमेंट फ़्लो की डिफ़ॉल्ट लेयर्स थीं, फ्लोटिंग लेयर उनके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को फ्लोट की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, तो वो फ्लोटिंग लेयर में चला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट कोई फ्लोटिंग लेयर एग्ज़िस्ट नहीं कर रही होती। जब आप किसी एलिमेंट को फ्लोट की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, तो ब्राउज़र एक न्यू लेयर क्रिएट करता है जिसको हम फ्लोटिंग लेयर बोलते हैं और उस एलिमेंट को उस फ्लोटिंग लेयर में प्लेस कर देता है। अब इधर ये इशू आता है कि जब एलिमेंट्स डिफरेंट लेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के डॉक्यूमेंट फ़्लो में अपीयर हो रहे हैं, वो आपकी फ्लोटिंग लेयर्स के लिए इनविजिबल होंगे और इसी तरह से जो एलिमेंट्स फ्लोटिंग लेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो डिफ़ॉल्ट लेयर्स के एलिमेंट्स के लिए इनविजिबल होंगे। अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिस करते हैं रियल टाइम कोडिंग के थ्रू और कोड पेन पे हम इस कोड को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो ये कि ये जितने भी टैग्स हमने बिल्ड किए हैं, ये सारे के सारे एक्चुअली उसी एग्जाम्पल से ड्राइव किए गए हैं जो एग्जाम्पल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अभी इनमें फ्लोट की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही। बाकी सेम उसी तरह से हमने बैकग्राउंड कलर असाइन किया है, उसी तरह से हमने विड्थ असाइन किया है और उसी तरह से हमने हाइट असाइन की है। अब जो डिव के एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। एज अ रिज़ल्ट इनका जो डॉक्यूमेंट फ्लो है वो सिर्फ टॉप टू बॉटम होता है, वो लेफ़्ट टू राइट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने इनको एक दूसरे के सामने प्लेस करना है। तो इसके लिए हमें इनकी जो ब्लॉक लेवल प्रॉपर्टी है वो मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो जब हम किसी एलिमेंट को फ्लोट की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, तो वो इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एक थर्ड टाइप का डिस्प्ले है, ऑलरेडी हम सिर्फ ब्लॉक और इनलाइन से फेमिलियर हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बॉक्स मॉडल जब स्टडी करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो थर्ड अप्रोच है इनलाइन ब्लॉक की, इसका क्या डिफरेंस होता है बाकी अप्रोचेस से। अभी के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि अगर आप एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को फ्लोट की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, तो वो इनलाइन लेवल एलिमेंट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट फ्लो के अंदर। मीन्स के जैसे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स का डॉक्यूमेंट फ्लो लेफ़्ट टू राइट और फिर टॉप टू बॉटम होता है। इसी तरह से अगर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जैसे कि अभी हमारे सामने डिव है, इसको हम फ्लोट की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, तो ये इनलाइन लेवल एलिमेंट्स की तरह लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम प्लेस होना शुरू कर देगा। तो डॉक्यूमेंट फ्लो के लिए इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब फ्लोट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एक्स एक्सिस के अंदर एलिमेंट्स की प्लेसमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं रेड डिव को फ्लोट राइट असाइन करता हूँ, तो ये राइट साइड पे चले जाएगी। और अब इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आया है कि जो ब्लू डिव है वो इस तरह से ऊपर मूव किया है जैसे अ, इधर और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये ज़्यादा क्लियर आपको उस वक्त होगा जब मैं इसको फ्लोट लेफ़्ट असाइन करूँगा। तो फ्लोट लेफ़्ट के केस में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअली जो वन है वो एक सेपरेट फ्लोटिंग लेयर में है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर फ्लोट की प्रॉपर्टी असाइन नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वन और टू, ये जितने भी डिव्स हैं करंटली ये सेम लेयर के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि
आपके पास ये बॉडी की एक लेयर है, स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड ग्रे। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास करंटली इस वेब पेज के अंदर 3 लेयर्स हैं। एक HTML की लेयर है, एक बॉडी की लेयर है, और थर्ड लेयर के अंदर ये सारे के सारे डिव्स आ रहे हैं। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने जो इंडेंटेशन है वो बॉडी के बाद सिंगल लेवल पे ऐड किया है। मीन्स कि हमने ये डिव तो ऐड कर दिया है, लेकिन इस डिव के अंदर कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर लिख देते हैं पैराग्राफ, दिस इज लेयर 4, तो अब ये लेयर 4 के तौर पे पैराग्राफ ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने इसको एक न्यू इंडेंटेशन लेवल दिया, या आप यूँ कह सकते हैं कि एक नया चाइल्ड क्रिएट किया डिव का। करंटली हमारे पास जितने भी डिव एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं बॉडी के टैग के। एज अ रिज़ल्ट बॉडी के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो एक ही लेयर है, और उस एक लेयर के अंदर ये सारे सिबलिंग्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप एक टैग के मल्टीपल चाइल्ड्स क्रिएट करते हैं तो वो सारे के सारे चाइल्ड्स सेम लेयर में फॉल करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। करंटली हम जितने भी डिव्स इधर डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे एक ही लेयर के अंदर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी भी डिव के ऊपर फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जैसे हम रेड डिव को फ्लोट लेफ्ट कर रहे हैं, तो अब हमारे पास जो रेड डिव है ये एक सेपरेट लेयर में चला जाएगा जिसको हम फ्लोटिंग लेयर बोल रहे हैं, और जो बाकी सारे डिव्स हैं वो अपनी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लेयर है उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो रेड डिव है वो बाकी डिव्स के लिए इनविजिबल हो गया है, क्योंकि ये उसी केस में इनके लिए विजिबल हो सकता था अगर ये सेम लेयर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते। तो अब हमारे पास एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि अगर हम ब्लू डिव को भी फ्लोटिंग लेयर में भेज दें तो अब ये रेड और ब्लू एक दूसरे के लिए विजिबल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब रेड के सामने ब्लू आ रहा है, जबकि पहले ये दोनों ओवरलैपिंग में थे। लेकिन क्योंकि अभी रेड और ब्लू एक दूसरे के लिए विजिबल हैं, एज अ रिज़ल्ट ये एक दूसरे के सामने प्लेस होंगे। और अगर आप रेड को राइट पे ले जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली ब्लू ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम रेड को तो लेफ़्ट पे रखते हैं, लेकिन जो हमारे पास ब्लू डिप है इसको हम राइट पे ले जाते हैं, तो इन दोनों के सेंटर में कुछ वाइट स्पेस या एम्प्टी स्पेस आ जाएगी। तो इसलिए हम इन दोनों को फ्लोट लेफ्ट कर रहे हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे के सामने प्लेस हो जाएं। इसी तरह से जो 3 और 4 हैं इनको भी हम फ्लोट लेफ्ट कर देंगे। तो 3, 4 और 5 अब ये भी एक दूसरे के सामने प्लेस होना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि लास्ट जो डिव है इसके लिए हमें एक सेपरेट लेयर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको जिधर ये एग्जिस्ट कर रहा था उधर ही रहने देंगे। अगर तो हमने इसको भी फ्लोट करवाना होता तो फिर हम इसके साथ ये उसी केस में हम इसको फ्लोट करवाते अगर हमने एक रो में मल्टीपल एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना होता। जैसे फर्स्ट रो में हमने 2 एलिमेंट्स को प्लेस करना था, दोनों को हमने फ्लोट कर दिया ताकि वो एक दूसरे के सामने आ सके। सेकंड रो में हमने 3 एलिमेंट्स को एक दूसरे के सामने प्लेस करना था, तो हमने उन तीनों को फ्लोट कर दिया ताकि वो एक दूसरे के सामने आ सके। लेकिन थर्ड रो में अब हमें एक ही एलिमेंट को प्लेस करना है, तो इसलिए इधर फ्लोट की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपको फ्लोट से रिलेटेड जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास एक डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट फ़्लो की स्कीम चल रही होती है और एक फ्लोटिंग एलिमेंट्स की स्कीम चल रही होती है।
जो डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स हैं वो सिंपली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग लेयर्स क्रिएट करते हैं। जितने भी सिबलिंग्स होते हैं वो सेम लेयर में आ रहे होते हैं। और जो फ्लोटिंग एलिमेंट्स हैं वो एक फ्लोटिंग लेयर के अंदर जाते हैं और वो फ्लोटिंग लेयर टॉप पे प्लेस्ड होती है, फ्लोट कर रही होती है आपके वेब पेज के ऊपर। अगर हम इस वेब पेज को 3D में कंसिडर करें तो ये फ्लोट करती है टॉप पे। अब हम वापस नोट्स पे चलते हैं और आप खुद से इसको एडिट ऑन कोड पेन करके ट्राई कर सकते हैं। और आप कोशिश करें कि आप खुद से वो बेसिक सा लेआउट बिल्ड करके देखें। और इसमें जो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपने प्रैक्टिस करके एक्सप्लोर करना है। इसके बाद ये कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं HTML5 के। इट्स बेटर कि आप div की जगह सिमेंटिक टैग्स यूज़ करें। जैसे हमने टॉप पे हेडर, जो फर्स्ट रो थी हमारी, वो हेडर कंसिडर हो सकती है, तो हम उसको हेडर के टैग के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। तो जिधर आपने div का टैग यूज़ किया उधर हेडर का टैग लिख देंगे। इसी तरह जो हमारी थर्ड रो थी बॉटम पे, उसमें हम फूटर का टैग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ऐड कर रहे हैं फर्स्ट सेल में, जो कि हमारे पास वन के नेम से है इधर, तो इस वन के डिव को हम रिप्लेस कर सकते हैं फिगर के टैग के साथ। इसी तरह हम नैब का टैग यूज़ कर सकते हैं 3 की जगह, अगर हम इधर मेन्यू आइटम्स ऐड करना चाह रहे हैं। और हम असाइड का टैग यूज़ कर सकते हैं साइड बार के लिए, ये जो 5 के नाम से है। इसी तरह हम आर्टिकल का टैग यूज़ कर सकते हैं 4 सेल की जगह। और इस तरह से हम डिफरेंट जो सिमेंटिक टैग्स हैं उनके थ्रू अपना लेआउट बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे आपको कोई फिगर कैप्शन ऐड करने हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेक्शंस ऐड करने हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी सिमेंटिक टैग्स हैं इन तमाम की एग्जांपल्स इस लिंक पे गिवन है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब आपने एंड पे एक सिंपल सी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जिसमें आप एग्जैक्टली वही लेआउट बिल्ड करेंगे जो हमने इधर डिव्स के थ्रू बिल्ड किया हुआ है। लेकिन ये जो लेआउट है ये आप सिमेंटिक HTML टैग्स के थ्रू करेंगे। तो अब किस जगह पे कौन सा टैग यूज़ हो सकता है, जब आप इन टैग्स को इधर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा मैंने भी इस वीडियो में एक ओवरव्यू दे दिया कि आप किस जगह पे कौन सा टैग, कौन सा सिमेंटिक टैग यूज़ कर सकते हैं। और सिमेंटिक टैग्स का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपके ब्राउज़र को, या जो हमारा सर्च इंजन का क्रॉलर आएगा, वो अंडरस्टैंड कर सकेगा कि आप किस टाइप का सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, किस टाइप की डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। डिव का टैग एक जेनेरिक टैग है जो हर तरह की डिवीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो सेमेंटिक टैग्स हैं ये एग्जैक्टली रेफर कर रहे होते हैं उस डिव को किसी एक पर्टिकुलर टाइप के डिव के तौर पे। तो इसलिए अ, आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप प्रोफेशनली कोई भी वेब पेज बिल्ड करें तो उसमें मैक्सिमम सिमेंटिक टैग्स यूज़ करें। अगर कहीं कोई सिमेंटिक टैग की सेंस नहीं बनती तो फिर आप डिव टैग यूज़ कर लें। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने वेब लेआउट्स